भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की चंद्रमा विजय के बाद एक और बड़ी उपलब्धि, रवाना हुआ भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 PSLV-C57 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई लॉन्चिंग। सूर्य के रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे भारतीय वैज्ञानिक। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण का करेगा अध्ययन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। छह सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा। जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में जारी किया कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप पत्र। भूपेश बघेल सरकार पर लगाया कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों के नाम पर सिर्फ धोखा देने का आरोप। सरायपाली में भी अमित शाह का संबोधन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर किए जमकर हमले। कहा, राज्य में नहीं बची कानून व्यवस्था, इसको सहन नहीं करेगा राजस्थान। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों से। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत दिल्ली पुलिस आज कर रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। अनेक यातायात प्रतिबंध लागू। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारत का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। नमस्कार, 5 बजे के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद आप खबरें विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले सौर मिशन की सफल लॉन्चिंग की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैग्रेंज 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इस उपग्रह में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कि कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इससे कोरोनल हीटिंग की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 को ले जाने वाला PSLV-C57 एक्सेल संस्करण है, जिसमें अधिक मात्रा में ईंधन ले जाने के लिए लंबी स्ट्रैप ऑन मोटरें हैं। PSLV एक्सेल संस्करण का उपयोग 28 सितंबर 2015 को भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को लॉन्च करने के लिए भी किया गया था। L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point.
और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स के माध्यम से लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी सभी देशवासियों को आदित्य L1 के सफल लॉन्च की बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। इस मिशन में हमारे देश में विज्ञान से जुड़ी कई संस्थाओं ने भी हर मुमकिन तरीके से इस मिशन में अपना योगदान दिया है। Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan 3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. रायपुर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 के प्रक्षेपण को लेकर बधाई दी है। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्हें आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण से भारतीय वैज्ञानिकों में उत्साह का माहौल है। इस पर वैज्ञानिक और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर जगदेव सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण से पूरा भारत और पूरा देश इस पर गर्व करता है और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक हो या फिर इस पेलोड से जुड़े तमाम वैज्ञानिक इस पर काफी गर्व महसूस करते हैं कि आखिरकार इतने सालों से उन्होंने जो सपना देखा था, आज वो सपना आदित्य L1 मिशन के जरिए सपना पूरा हुआ। मेरे साथ हैं डॉक्टर जगदेव सिंह जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। हम बहुत खुश हैं, जो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। सक्सेसफुली लॉन्च हुआ तो अब ये L1 की तरफ जा रहा है, एक 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा, तो फिर एक मेजर चैलेंज होगा उसको ऑर्बिट में इंस्टॉल करने का। ऐसे है कि डाटा जब हमें 5 महीने के बाद आना शुरू हो जाएगा, तो जो डाटा आता है
वो बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, क्योंकि डिटेक्टर कम्प्लेक्स हैं, बाइनरी फॉर्मेट में आता है, तो उसमें हेडर इंफॉर्मेशन होती है, सैटेलाइट पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, वो सारा इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, वो सारा उसमें करना पड़ता है। उसके बाद उसको डाटा को यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं हम, ताकि दूसरे साइंटिस्ट भी उस डाटा को यूज़ कर सकें। वो खाली साइंस पार्ट से नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट भी है। तो जो अब जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो उससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो जो ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी तो इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ये सब एंगल से इम्पोर्टेंट है, खाली साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, उन सब से के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तरफ लूनार इकोनॉमी और दूसरी तरफ सोलार इकोनॉमी। ये तो डॉक्टर जगदेव सिंह बता रहे थे कि कैसे ये जो सोलार मिशन है न केवल वैज्ञानिकों की रिसर्च का हिस्सा है, बल्कि ये इकोनॉमी यानी आर्थिक स्थिति को और बल देगी, और जो सोलार इकोनॉमी होगी इसके चलते इसके एसोसिएट इंडस्ट्रीज होंगे, इन्हें काफी बल मिलेगा। और आने वाले दिनों में खासकर छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण डेटा इतना होगा कि उनके पास कि वो अब आगे चलकर सूरज और चांद को मुट्ठी में करना, जो एक कहावत होता है, उसे सच करने का सपना भी देख सकते हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। एक बेहद उत्साह से भरा दिन भारत के लिए आज एक खुशी का दिन है। एक तरफ जहां आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की गई है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 ने भी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसरो की ओर से जारी किए गए फोटो में ये साफ दिख रहा है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अब तक चांद की सतह पर 100 मीटर तक चल चुका है। विक्रम लैंडर और रोवर दोनों ठीक हैं और दोनों के सभी पेलोड्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। भारत का मिशन चंद्रयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चंद्रयान 3 पर सरकार ने महाक्विज का ऐलान किया है, जिसमें भाग लेकर आकर्षक इनाम जीता जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आप कितना जानते हैं। चंद्रयान 3 महाक्विज में भाग लेकर अपनी जानकारी पर परखें और आकर्षक नकद राशि जीतें। विजिट करें mygov.in/chandrayaan3/ और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को इंडोनेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोको के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ध्यान रहे कि इंडोनेशिया आसियान का अध्यक्ष है और इसी की मेजबानी में यह सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन बैठकों के दौरान आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन में भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप पत्र जारी किया। अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार पर कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों के नाम पर सिर्फ धोखा देने का आरोप लगाया।
भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहां चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरफ राज्य की भूपेश बघेल की भ्रष्टाचार की सरकार है और दूसरी तरफ हमेशा जनता के विकास के बारे में सोचने वाली भाजपा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता को तय करना है कि वो विकास चाहते हैं या फिर भ्रष्टाचार। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा की? सरायपाली में आयोजित एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनता को भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया, जबकि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार, मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करने। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचारी भूपेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान में परिवर्तन संकल्प रैली में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार ने जनता को केवल और केवल भ्रष्टाचार और अपराध से भरा माहौल दिया है। आज राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से परेशान हो चुकी है, इसलिए वो अब भाजपा की सरकार चाहती है। किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। भाजपा अध्यक्ष ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। 11:55 पर आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफलपूर्वक लॉन्च किया गया। इसके लिए इस मंच से आप सब लोगों के माध्यम से, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को भी बधाई देता हूं और इस यात्रा की शुभकामनाएं हम सब देते हैं।
जेपी नड्डा ने गाजियाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सभा को संबोधित किया। नड्डा शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर से मिट्टी लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हर एक वार्ड के जो शहीद हैं उनका शिलापट तमाम वार्ड में लगाया जाएगा और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का एक ये बड़ा अवसर होगा। हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में जहां देशभक्त कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई हमारा शहीद जो देश की रक्षा करते हुए प्रहरी के रूप में शहीद हुआ हो, जिसने शहादत दी हो, कोई हमारा पुलिस का अधिकारी, कोई जवान जो समाज के अंदर समाज की रक्षा करते हुए शहादत दी हो, कोई हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ हो, इन सभी लोगों को याद करना है और हर वार्ड में इनके नाम की शिला पट्टिका लगाकर उस समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक महिला के साथ बर्बरता की घटना की निंदा की है। महिला आयोग प्रमुख रेखा शर्मा ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और भारतीय दंड संहिता प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने 5 दिनों के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतापगढ़ की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने एक्स पर कहा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। मुख्यमंत्री और मंत्री गुटिये झगड़ों को निपटने में व्यस्त हैं और बचा हुआ समय दिल्ली में एक राजवंश को खुश करने में व्यतीत हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की कोई न कोई घटना सामने आती रहती है। राजस्थान की जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी। भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके ये हरकत में आए, तब जाके इन्होंने कुछ करना शुरू किया। ये लगातार हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी इंसिडेंट को देख लीजिए, पुलिस तभी कुछ कार्रवाई करती है जब इनको लगता है कि अब तो अति हो गई, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या पता सरकार को रिजाइन करना पड़ जाए, इसलिए अब हम कुछ करते हैं। इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है सरकार का, प्रशासन का, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही। आप देखिएगा, कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, महिला अत्याचार का इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, संरक्षण है। इसीलिए इस तरह की इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रही हैं। चाहे क्राइम की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, इनके मंत्री, इनके अधिकारी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो हमको सबको दिख रहा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। जिस तरह से वहां आए दिन महिलाओं की आबरू को तार-तार किया जा रहा है और इन घटनाओं पर प्रशासन आंख बंद कर बैठा है, उससे राज्य सरकार की संवेदनहीनता और लापरवाही सामने आती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से जो वीडियो शर्मसार करने वाला सामने आया है, जिसमें कि एक आदिवासी बहुल इलाके से महिला को निर्वस्त्र करके बर्बरता पूर्वक मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। और जिस प्रकार से पुलिस को इस पूरी घटनाक्रम की ना भनक लगी और जब एफआईआर कराने गई पीड़िता तो वो एफआईआर भी नहीं कराई गई, ये सूचना भी सामने निकल कर आ रही है मीडिया की खबरों से। इससे साबित हो जाता है कि कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से राजस्थान में ध्वस्त हो चुकी है। आज महिलाओं का सुरक्षित रहना, लड़की हूं लड़ सकती हूं जिस प्रदेश में कहा जाता है, वहां पर लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं, ये नारा निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ज्यादातर मामले रेप के फेक होते ये कहते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है।
Think IIT, think Vidya Mandir. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के ईश निंदा कानूनों के तहत शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई और काराकोरम राजमार्ग को खोलने की मांग कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि गिलगित बाल्टिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। वास्तव में यह इस क्षेत्र में नियमित घटना है, क्योंकि वहां के लोगों ने समय समय पर दमन और उत्पीड़न के खिलाफ मुखर आवाज उठाई है। वाराणसी की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट 4 सितंबर तक जमा करने को कहा है। जनपद न्यायाधीश ने एएसआई को रिपोर्ट देने के लिए 4 सितंबर तक का समय दे दिया। पहले ये रिपोर्ट आज जमा कराई जानी थी। ध्यान रहे कि ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 महिलाओं की याचिका पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी। मुंबई में कल संपन्न हुई विपक्षी दलों के गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक का कुछ नतीजा नहीं निकला और बहुत सारे मुद्दों पर नेताओं के दरमियान सहमति नहीं बन पाई। चुनाव हितों में टकराव, नेतृत्व, लोगो, रणनीति आदि पर विरोधाभास के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने में असमर्थता का डर विपक्षी दलों के गठबंधन को सता रहा है। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने न सिर्फ संयुक्त प्रेस वार्ता का बहिष्कार किया, बल्कि लगभग हर एजेंडे पर असहमति जताई। गठबंधन के समन्वय के लिए कल की बैठक में कई समितियों के साथ 14 सदस्यों वाली एक सह समन्वय समिति का भी गठन हुआ, जिसका अभी तक कोई भी संयोजक नहीं चुन पाया है। इस बैठक में गठबंधन के लोगों का अनावरण होना था, लेकिन उसको भी टाल दिया गया, जिस पर गठबंधन द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन के मामले को एनसीपी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। शरद पवार ने आज वहां पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। प्रदर्शन के दौरान कल लोगों पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया था। इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात की है। भारत की G20 की अध्यक्षता में एक स्पष्ट बदलाव नजर आया है, जब विमर्श के केंद्र में महिलाओं को स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के नेतृत्व में विकास का संकल्पना के आधार पर G20 में G20 एम्पावर और W20 महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श के 2 अहम मंचों पर महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। अब तक G20 में महिलाओं पर कोई कार्य समूह नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कार्य समूह बनाए जाने की घोषणा की है। पहली बार सभी विमर्श के बिंदुओं पर 100% सहमति हुई है। विश्व का पहला जलवायु कार्रवाई के लिए रिस्पोंडेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। डिजिटल डिवाइड दूर करने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण की पहल, टेक इक्विटी एक डिजिटल समावेशन मंच की पहल इनमें शामिल है। G20 का ये ब्यूटी रहा है, ये प्लेटफॉर्म का है कि सभी को हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके सब अग्री करते हैं। और इस कम्युनिके में वी आर वेरी ग्लैड टू से कि इसमें हमें एक कंसेंसस मिला। अच्छा, हाँ, सभी ने इन मुद्दों पे टोटल अग्रीमेंट दिखाई और इसीलिए हम एक वॉइस एंगेजमेंट ग्रुप है, काफ़ी एक्टिविज्म भी है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं। लेकिन इसको हम लोगों ने एम्पलीफाई किया और इसका एक नतीजा तो आप देख ही रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एम्पावर ग्रुप का समिट रहा उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई अगले साल से सिर्फ एंगेजमेंट नहीं, हम एक फॉर्मल वर्किंग ग्रुप वुमेन के लिए फॉर्म करेंगे। तो ये दीज आर गुड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस। महिलाओं के मुद्दे को किस प्रकार G20 के मंच पर नई दिशा देते हुए भारत ने आगे बढ़ाया है। Came up with some lot of action oriented initiatives जो W20 ने ये साल लॉन्च किया। First is what we have launched is digital training, skilling for 1 million women and girls. For the next 3 years we will do it.
This was part of our Bridging the Gender Digital Divide. We've also launched our first respondent framework for climate action. हम W20 का मुद्दा ये था कि we have to keep women and girls at the center of climate justice as eco-change makers. Or Honorable Minister Smriti Irani ji had asked us during our inception meeting to come up with the first respondent framework, जो कि there's nowhere in the world a first respondent framework which we brought out. और अब बात खेल जगत से और भारत पाकिस्तान मैच की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से कैंडी के मैदान पर हो रहा है। मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे ज्यादा भाव हैं, रस हैं? ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें एक ही वस्तु, एक ही कार्य और एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए दर्जनों शब्द हैं? क्या आप जानते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है?